अरमान अर्जुन से बात कर रहा था। बातों ही बातों में उसने उसके सामने इस बात का खुलासा कर दिया था कि उसे रूहान और कृषा की मैरिज रजिस्टर होने की बात पता है। अर्जुन को उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब अरमान ने सारी बात कृषा को बताने के लिए कहा तो अर्जुन के चेहरे का रंग उड़ गया। अरमान ने ऊपर की तरफ देखते हुए धीरे से कहा, तुम्हारी बहन वहां खड़ी होकर हमारी बातें सुनने की कोशिश कर रही है। बेचारी को वहां खड़े रहकर सुनने में तकलीफ हो रही होगी। ऐसा करते हैं, नीचे बुलाकर सारी बात खुद उसे ही बता देते हैं। बोलते हुए अरमान के फेस पर इविल स्माइल थी और फिर वो तेज आवाज में बोला, कृष, तुम्हें इस तरह हमारी बातें छुपकर सुनने की कोई जरूरत नहीं है। तुम नीचे आ सकती हो, वैसे भी आज नहीं तो कल सच तुम्हारे सामने आ ही जाएगा। बोलते हुए अरमान ने अर्जुन की तरफ देखा। अर्जुन ने ना में सिर हिलाया और प्लीडिंग वे में कहा, अरमान प्लीज ये सब मत करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। लेकिन तुम्हारे हाथ तो बंधे हुए हैं। बिना हाथ जोड़े मैं तुम्हारी बात नहीं मानने वाला और इस तरह तुम कभी हाथ नहीं जोड़ने वाले। तुम जैसे लोगों को अपने सामने मजबूर देखकर एक अलग ही खुशी महसूस होती है। अरमान ने काफी क्रूएल तरीके से जवाब दिया। उसे अर्जुन के इमोशंस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वही अरमान के बुलाने के बावजूद कृषा ऊपर खड़ी थी। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव थे क्योंकि अरमान ने उसे उनकी बातें सुनते हुए देख लिया था। कृषा ने अपने सिर पर हल्का सा मारते हुए कहा, क्या जरूरत थी इस तरह यहाँ पर खड़े होकर बातें सुनने की। अब पक्का वो मुझे अर्जुन भैया के सामने दो बात सुनाएगा और भैया को यही लगेगा कि हम दोनों के बीच बनती नहीं है। एक तो पहले से ही हम दोनों के बीच इतनी डिफरेंसेस आ गए हैं, ऊपर से सब कुछ बिगड़ता ही जा रहा है। कृषा अपने ख्यालों में खोई हुई थी, तभी अरमान ने उसे फिर से आवाज लगाते हुए कहा, कृष, तुम नीचे आ रही हो या मैं ऊपर आऊं? मैं आ रही हूँ अरमान, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। कृषा ने झट से जवाब दिया और फिर धीमे कदमों से चलती हुई अरमान के पास जाने लगी। कृषा कुछ ही देर में वो अर्जुन और अरमान के सामने थी। कृषा की नजरें झुकी हुई थी। तभी अरमान ने कहा, अच्छा कृष, आज पार्टी में तुम रूहान खुराना से तो मिली ही होगी। अरमान के मुंह से रूहान खुराना का नाम सुनकर कृषा ने उसके चेहरे की तरफ देखा और फिर ना में सिर हिला दिया। फिर अरमान ने अर्जुन की तरफ देखकर कहा, ये तो बहुत गलत बात है। तुम्हारे भाई ने तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड से नहीं मिलाया। दिस इज नॉट फेयर अर्जुन सिंघानिया। तुम अपनी बहन की खुशी चाहते भी हो या नहीं? उसके मॉम डैड ने उसके नाम जो भी प्रॉपर्टी की वो तुम उसे देना नहीं चाहते। जिससे उसकी शादी हुई उसके साथ भी तुम रहने नहीं देना चाहते, और फिर जिसके साथ तुमने उसकी शादी अरेंज की है उससे तुम उसे मिला नहीं रहे। कहीं तुम्हारा प्यार कोई दिखावा तो नहीं और तुम्हारे दिल में ऐसा तो नहीं कि कृषा तुम्हारी सौतेली बहन है? तो अरमान की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अर्जुन बीच में ही जोर से चिल्लाकर बोला, चुप हो जाओ अरमान राणा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ और ये मेरी मॉम की आखिरी निशानी है। अर्जुन की आंखों में अरमान के लिए गुस्सा था, तो वही अरमान इविल स्माइल करते हुए उसकी तरफ देख रहा था। अरमान किस बारे में बात कर रहा था कृषा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बस हैरानी से कभी अर्जुन को तो कभी अरमान के चेहरे को देख रही थी। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता अर्जुन सिंघानिया, अरमान ने भौहें उठाकर कहा। प्यार होता तो कृष से इतना कुछ छुपाया नहीं जाता। क्या कृष जानती है तुम्हारे मॉम डैड की मौत कैसे हुई? इसे छोड़ो, प्रेजेंट की बात करते हैं। रूहान खुराना और इसकी शादी के बारे में कब बताने वाले थे? प्लीज अरमान चुप हो जाओ, आई रिक्वेस्ट यू, अर्जुन ने रिक्वेस्टिंग वे में कहा। अरमान कुछ कहता उससे पहले कृषा उसके पास आए और उसकी आंखों में देखकर कहा, क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम दोनों आखिर किस बारे में बात कर रहे हो? बोलते हुए उसने अर्जुन की तरफ देखा और आगे कहा, आप दोनों की बातों से साफ है कि मुझसे काफी कुछ छुपाया गया है। मुझे आपसे ये उम्मीद कभी नहीं थी भाई। मैं बार बार आपसे मॉम डैड के बारे में पूछती थी, हमारी यादों के बारे में जानने की कोशिश करती रहती, पर आपने कुछ नहीं बताया क्योंकि तुम ट्रॉमा में थी और डॉक्टर ने तुम्हें पुरानी बातें याद दिलाने से मना किया था। तुम खुशकिस्मत हो जो तुम अपनी जिंदगी की कड़वी यादों को भूल चुकी थी। मुझसे पूछो मेरे लिए कितना मुश्किल होता है उन यादों को बार बार याद करना जिसमें मैंने अपने मॉम को खोया था, अर्जुन ने जवाब में कहा। फिर उसने अपनी नजरें नीचे कर ली। कुछ पल चुप रहने के बाद अर्जुन ने कृषा की तरफ देखकर कहा,
बेटू, मैंने कभी तुम्हें उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी, जो तुम आज इस इंसान की बातों में आकर मुझसे सवाल जवाब कर रही हो। कृषा ने देखा अर्जुन की आंखों में आंसू थे और ये देखकर उसका दिल पिघलने लगा। अरमान ने महसूस किया कि अर्जुन काफी अच्छे से कृषा को घुमा रहा था। वो उसकी बातों में आ भी रही थी। कृषा के कदम अर्जुन की तरफ बढ़ रहे थे, तभी अरमान ने उसका हाथ पकड़ा और कृषा से कहा, मैंने कहा ना, पुरानी बातों को याद नहीं करते हैं, प्रेजेंट पर आते हैं। चलो जल्दी बताओ कि तुमने हम दोनों की शादी होने के बावजूद रूहान खुराना की शादी कृषा के साथ रजिस्टर क्यों की? तुमने इसके साथ धोखा किया ना? गलती से उससे ऐसे पेपर्स पर साइन करवाए जो कि मैरिज रजिस्ट्रेशन के पेपर्स थे। कृषा के साइन करने के बाद तुमने उस पर रूहान के साइन करवा लिए और फिर उन्हें कोर्ट में सबमिट कर दिया। तुम इतना कैसे गिर सकते हो अर्जुन? हमारी शादी से पहले तुम ऐसी हरकत करते तो मुझे समझ आता था, लेकिन वो पेपर्स 2 दिन पहले ही कोर्ट में सबमिट हुए हैं। इसका जवाब है तुम्हारे पास। अरमान ने अर्जुन को चारों तरफ से घेर लिया था। बातों बातों में उसने कृषा को सारी सच्चाई बता दी और वही सच पता चलने के बाद कृषा गुस्से में अर्जुन की तरफ देख रही थी। कृषा की नज़रों को समझते हुए अर्जुन ने अपनी सफाई देते हुए कहा, मैंने ये सब तुम्हारी भलाई के लिए किया है। ये इंसान तेरे लिए सही नहीं है। इन सब में मेरी भलाई कहाँ से है भाई? आपने मुझे एक बार पूछा तक नहीं। मैं अरमान के साथ खुश हूँ, इसे प्यार करती हूँ, मैं नहीं रह सकती इसके बिना। आपने बहुत गलत किया है मेरे साथ। आपने ऐसे इंसान के साथ मुझे बांध दिया है जिससे मैं कभी मिली तक नहीं हूँ। आई रियली हेट यू फॉर दिस। मैं कैसे इस सब चीज़ों से बाहर निकलूंगी? प्लीज़ मुझे अरमान से अलग मत कीजिए। बोलते हुए कृषा रोने लगी और उसने अरमान का हाथ कसकर पकड़ लिया। कृषा के हाव भाव से साफ था कि वो अर्जुन की इस हरकत पर बहुत ज्यादा गुस्सा है। वही अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि वो कृषा को कैसे समझाएं। अरमान जो चाहता था वो हो गया था। अभी तो उसे अर्जुन पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो गुस्सा नफरत में भी बदल सकता था। तुम्हें राष्ट्र की जरूरत है कृष, इस बारे में ज्यादा मत सोचो। मेरे होते हुए तुम्हें कोई मुझसे अलग नहीं कर पाएगा। अरमान ने कृषा का कंधा सहलाकर कहा। कृषा ने उसकी बात पर हामी भरी और उसके गले लग गई। कृषा को ऐसे लग रहा था कि अगर वो अरमान से एक पल के लिए भी दूर हुई तो कोई अरमान को उससे हमेशा के लिए छीन लेगा। अरमान ने महसूस किया कृषा की पकड़ उस पर टाइट होती जा रही है। उसने कृषा को खुद से अलग किया और कहा, मैंने कहा ना, कोई अलग नहीं कर सकता। शाम को हमें दूसरे पड़ाव के लिए निकलना है। तुम्हें राष्ट्र की जरूरत है। चलो ऊपर चलते हैं। बोलते हुए अरमान ने कृषा का हाथ पकड़ा और उसे ऊपर ले जाने लगा। ऊपर की तरफ जाते हुए अरमान ने अर्जुन की तरफ देखा और उसे देखकर आई विंक की। मैं अच्छे से जानता हूँ ये सब तुम्हारा प्लान है। कुछ भी हो जाए तुम मेरी बहन को मुझसे छीन नहीं सकते और ना ही वो मुझसे कभी नफरत करेगी, अर्जुन ने धीरे से बड़बड़ा कर कहा। अरमान कृषा को ऊपर के कमरे में लेकर गया था। वहां ले जाते ही उसने कृषा को लेटा दिया। वो कृषा के पास ही लेटा था और उसे सहलाते हुए सुला रहा था। कृषा ने अरमान का हाथ पकड़कर कहा, अरमान मुझे तुमसे दूर नहीं जाना। वो हमें अलग तो नहीं कर देंगे ना? कृषा की आंखों में अरमान को खोने का डर साफ झलक रहा था। अरमान ने हल्की सी स्माइल दी और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम अपने हस्बैंड को काफी हल्के में ले रही हो कृष। कहा ना, सब मुझ पर छोड़ दो, तुम बस रास्ट करो। लेकिन अरमान, कृषा ने बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि अरमान कृषा के ऊपर आया और उसने अपने होठ उसके होठों पर रख दिए। वो उसे किस नहीं कर रहा था, फिर भी उन दोनों के लिप्स आपस में जुड़े थे। कृषा के फेस पर हल्की स्माइल आ गई तो अरमान ने धीरे से कहा, सो जाओ वरना तुम्हारे भाई को तुम्हारी कुछ आवाजें सुनकर अच्छा लगेगा। कृषा ने झट से अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन अभी भी वो ब्लश कर रही थी। वही अरमान भी उसे अपनी बाहों में लेकर सो गया। अंडस्को शाम के लगभग 4 बजे के करीब कृषा की आंख खुली। वो फिर नहाकर फ्रेश हुई और उसने अरमान के साथ में खाना खाया। उनके दूसरे पड़ाव पर जाने की तैयारियां पूरी हो चुकी थी। अरमान की टीम पहले ही ताइआन विलेज पहुंच चुकी थी। अब कृषा, अरमान और मलिक का जाना बाकी था और वो तीनों चाइना के लिए रवाना हो चुके थे। अर्जुन अरमान के विला पर ही उसके आदमियों की देखरेख में था। ओके, आज के लिए इतना ही।
आप कहानी का पाठ पढ़ते हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट किया करो। अच्छा लगता है आपके कमेंट्स देखकर। बाकी पढ़ते रहिए। सॉरी कभी कभार चैप्टर डालने में देर हो जाती है, लेकिन आगे से जल्दी अपलोड करूंगी। आपके लिए एक और नई कहानी का प्रोमो। अभी सिर्फ प्रोमो डाल रही हूँ क्योंकि कहानी कल तक लाइव होगी। प्लीज़ प्रोमो पढ़कर कहानी पर भी अपना रिस्पांस दीजिएगा। स्टोरी का टाइटल हिज एक्सीडेंटल वाइफ है। प्लीज़ हैव ए लुक। जोधपुर के उमेद भवन पैलेस में शादी का समारोह चल रहा था। पैलेस की भव्यता से पता लगाया जा सकता था कि ये शादी कोई आम शादी नहीं थी। शादी का फंक्शन प्राइवेट था और बाहर मीडिया वालों की भीड़ दूल्हा दुल्हन की एक झलक के लिए बेकरार थे। अंदर फेरों की रस्म में चल रही थी। वहां मौजूद सभी के चेहरे की खुशी से पता चल रहा था कि सभी उस शादी से बहुत खुश थे। तभी पंडित जी ने एक मंत्र पढ़ा और फिर दूल्हे से कहा, अब आप कन्या का घूंघट उठाकर उसे सिंदूर दान कीजिए। उससे पहले भगवान के सामने अपनी खुशी और मंगल जीवन की प्रार्थना कीजिए। लड़के ने हाथ जोड़े और आंख बंद करके भगवान से प्रार्थना करने लगा। तो वही उसके पास एक लंबे घूंघट में बैठी लड़की मन ही मन बड़बड़ा रही थी। कहाँ हो तुम? आज यहाँ फेरों में मुझे नहीं, तुम्हें होना चाहिए था। अगर इन्हें पता चल गया कि दुल्हन के जोड़े में तुम्हारे बजाय मैं यहाँ पर बैठी हूँ तो हंगामा मच जाएगा। तुमने तो कहा था कि फेरे होने तक तुम आ जाओगी, पर तुम अब तक आई क्यों नहीं? लड़के ने हवन कुंड के आगे हाथ जोड़े और फिर लड़की का घूंघट उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उधर घूंघट के अंदर बैठी लड़की डर से कांप रही थी क्योंकि अगले ही पल उसका राज खुलने वाला था। दूसरी तरफ कृषा और अरमान चाइना के लिए निकल चुके थे। वो वहां पर चाइनीज स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से सुबह के लगभग 6 बजे शंघाई पहुंचे। वहां से उन्हें ताइआन विलेज पहुंचना था। उसके 1 घंटे का सफर करने के बाद भी उन्हें उस आदिवासी इलाके तक जाना था। उसके लिए उन्हें लगभग 2 से ढाई घंटे तक का सफर गाड़ी में तय करना पड़ा। पूरे रास्ते कृषा सोई हुई थी जबकि अरमान मलिक के साथ वहां के हर पल की खबर रख रहा था। उस दिन टेम्पल की पूजा होने वाली थी और खास लोकल फेस्टिवल भी था। फेस्टिवल की तैयारी करने वालों में अरमान के कुछ लोग भी शामिल थे जो चाइनीज थे। वो तीनों सुबह के लगभग 11 बजे के करीब उस जगह पर पहुंच चुके थे। वहां शामिल होने के लिए अरमान और कृषा ने उन्हीं के हिसाब से कपड़े पहन रखे थे। फेस्टिवल में आते ही कृषा ने अजीब नज़रों से चारों तरफ देखा और फिर अरमान से कहा, ये लोग हमें काट कर तो नहीं खा जाएंगे ना? वैसे भी चाइनीज लोग ह्यूमन फ्लैश भी कहते हैं। हाँ, खाने को खा सकते हैं, बट डोंट वरी, मेरे साथ होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। इनसे ज्यादा बात मत करना और इनका दिया हुआ कुछ मत खाना। बाकी तुम अकेले जाकर फेस्ट एंजॉय कर सकती हो। ये लोग अननोन लोगों का भी दिल से स्वागत करते हैं। अरमान ने जवाब दिया और फिर कृषा को दूसरी तरफ जाने का इशारा किया। कृषा अकेले जाते हुए हिचकिचा रही थी, लेकिन फिर अरमान उसे छोड़कर दूसरी तरफ चला गया। अरमान के जाते ही कृषा ने धीरे से बड़बड़ा कर कहा, ऐसे तो पूरे दिन कहता रहता है कि तुम्हारा ध्यान रखूंगा, सेफ्टी इम्पॉर्टेंट है, ये वो। अब अनजान लोगों के बीच मुझे अकेला छोड़ दिया। मुझे तो इनकी लैंग्वेज भी नहीं आती है और कैसे फंक्शन एंजॉय करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कृषा वहां अकेली खड़ी इधर उधर देख रही थी। तभी एक चाइनीज औरत उसके पास आई और उसका हाथ पकड़कर अपने ग्रुप में ले गई। कृषा की नज़रें इधर उधर अरमान को ढूंढ रही थी, लेकिन वो उसे कहीं नजर नहीं आ रहा था। वहीं अरमान उससे अलग मलिक के साथ था। उसके हाथ में एक वॉच थी जिससे वो कृषा की लोकेशन का पता लगा सकता था। कृषा ने हाथ में ब्रेसलेट पहना हुआ था जिसमें ट्रैकर लगा था। ये बात वो खुद भी नहीं जानती थी। मलिक ने अरमान से धीमी आवाज में कहा, सर सब कुछ हो गया है। इनका फेस्टिवल रात के लगभग 1 बजे के करीब खत्म होगा। तब तक हम एंजॉय कर सकते हैं। बाद की पूरी प्लानिंग कर दी गई है। मलिक के कहते ही अरमान के फेस पर एविल स्माइल थी। उसने हाँ में सिर हिलाया और फिर कृषा की लोकेशन देखते हुए उसके पास चला गया। अरमान को अपने साथ देखकर कृषा ने भी सुकून की सांस ली। फेस्टिवल की शुरुआत में उन्होंने सबसे पहले टेम्पल की पूजा की और फिर बाद में वहां के लोगों ने अपना लोक नृत्य किया। डांस करने के बाद सब ने उनका ऑथेंटिक चाइनीज खाना और ड्रिंक ली। इन सब में अरमान और उसके आदमी कुछ नहीं खा रहे थे। कृषा के लिए अरमान ने अलग खाना अरेंज करवा दिया था। फेस्टिवल रात के करीब 11 बजे खत्म हुआ।
जहां पर लास्ट में टेम्पल में एक स्पेशल ड्रिंक चढ़ाने के बाद उन सब ने उसे पिया। ड्रिंक पीने के बाद वो सब गॉड के आगे फिर डांस करने वाले थे, लेकिन ड्रिंक पीने के लगभग 15 मिनट बाद ही उस फेस्टिवल में मौजूद सभी लोग एक एक करके नीचे गिरने लगे। कृषा उन्हें हैरानी से देख रही थी। उस फेस्टिवल में लगभग 1000 के करीब लोग इकट्ठा हुए थे। वो सब नीचे गिरे हुए थे। बाकी जो वहां होश में थे वो सब अरमान के आदमी थे, जो लगभग 50 के करीब थे। ये क्या किया तुमने इनके साथ? कहीं ये मर तो नहीं गए? कृषा ने अरमान की तरफ देखकर पूछा। मुझे इन्हें मारना होता तो इतने टाइम वेस्ट नहीं करता। अब ज्यादा टाइम वेस्ट करने को नहीं है, चुपचाप चलो मेरे साथ, अरमान ने सख्त आवाज में कहा और कृषा का हाथ पकड़कर उसे टेम्पल में लेकर गया। वो टेम्पल ज्यादा बड़ा नहीं था। सामने एक बड़े से गलियारे को पार करके वो लोग अंदर गए। वहां सामने एक बड़ी सी गोल्ड की मूर्ति रखी हुई थी, जो उनके गॉड की थी। अरमान ने उस मूर्ति को उठाया और उसे साइड में रखने लगा। मूर्ति काफी भारी थी, इसलिए उसे उठाने में थोड़ा टाइम लगा। फिर भी उसने ये अकेले कर लिया था। जैसे ही उसने मूर्ति को हाथ लगाया था, वहां सायरन बजने लगा। बाहर मौजूद लोग बेहोश थे, इस वजह से उनमें से कोई भी उठकर नहीं आया, लेकिन एक अनजान खतरा उनका अभी भी इंतजार कर रहा था, जो उस सायरन के साथ अलर्ट हो चुका था। मूर्ति के हटते ही उन्हें एक छोटा दरवाजा दिखाई दिया। उसे देखते ही अरमान के फेस पर स्माइल थी। उसने मलिक की तरफ देखकर कहा, हम नीचे जा रहे हैं। हमारे जाने के बाद तुम मूर्ति को वापस ऊपर रखोगे। ये काम कोई और भी कर सकता है। मैं आपको अकेले नीचे नहीं जाने दूंगा। आप जानते हैं नीचे खतरा है। मलिक ने जवाब दिया, मुझे किसी और पर यकीन नहीं है। जितना कहा है उतना करो। 1 घंटे के बाद हम उसी जगह पर मिलेंगे जहां हमने डिसाइड किया है। अगर मैं ना भी आऊं तो तुम निकल जाना, अरमान ने सख्त आवाज में कहा। मलिक कुछ कहता उससे पहले अरमान फिर बोला, इट्स माई ऑर्डर मलिक, मैं ना भी आऊं फिर भी तुम 1 घंटे बाद वहां से चले जाओगे। कृषा उन दोनों की बातें समझने की कोशिश कर रही थी। उसे इतना पता चल गया था कि वो अगर इस रास्ते से अंदर जा रहे हैं तो वापस इसी रास्ते से बाहर आने का उनके पास ऑप्शन नहीं होगा। कृषा ने घबराते हुए अरमान की तरफ देखा और कहा, तुम मूर्ति को वापस क्यों रखवा रहे हो? हम बाहर कैसे आएंगे? जब ये कह रहा है अंदर खतरा है तो इसे साथ लेकर क्यों नहीं जा रहे हो तुम? कृषा गलत टाइम पर गलत सवाल पूछ रही थी, इसलिए अरमान ने सर्द निगाहों से उसकी तरफ देखा और उसे डांटते हुए कहा, अगर तुमने अपने डर पर काबू पाकर सही से ट्रेनिंग ली होती तो ये सवाल नहीं पूछती। अंदर खतरा है तो तुम्हें उससे निपटना आना चाहिए था। फिलहाल सब मुझ पर छोड़ दो। तुम्हें तो ये तक नहीं पता कि तुम्हारी कौन सी एसेट कहाँ पर रखी हुई है और तुम कैसे उन तक पहुँच सकती हो। और सवाल पूछकर मेरा दिमाग खराब मत करो। अरमान के डांटने पर कृषा चुप हो गई थी। आज अगर जानवी वहां होती तो उसे इस बारे में सब पता होता। मलिक को लगा कृषा को सब पता होना चाहिए, इसलिए अरमान के डांटने के बावजूद मलिक ने कृषा की बात का जवाब देते हुए कहा, ये दूसरे पड़ाव पर पहुंचने का रास्ता नहीं है। ये बस उस पड़ाव को बंद करने के लिए बनाया हुआ रास्ता है, जिसके जरिए हमें जाना पड़ रहा है। हमें मेन रास्ता नहीं मिला है। आप लोग अंदर जाओगे तो आपको मिल जाएगा। जिस रास्ते से आप लोग निकलोगे वो दूसरे पड़ाव तक पहुंचाने का रास्ता है। अब कृषा को सब समझ आ गया था और साथ ही ये भी कि वो अंदर किस खतरे की बात कर रहे थे। अरमान अपने साथ किसी भी गार्ड को लेकर नहीं जा रहा था। उसने कृषा का हाथ पकड़ा और मूर्ति के नीचे के दरवाजे को खोलकर अंदर जाने लगा। अंदर की तरफ थोड़ा अंधेरा था और वो लोग काफी सारी सीढ़ियां उतरकर अंदर की तरफ जा रहे थे। कृषा को बहुत डर लग रहा था, इसलिए उसने अरमान का हाथ कसकर पकड़ रखा था। उन दोनों के वहां से जाते ही मलिक ने मंदिर को वापस पहले की तरह कर दिया था। उन्होंने ड्रिंक के अंदर जो मिलाया था उसकी बची हुई ड्रिंक भी वहां से हटवा दी थी और उसकी जगह नॉर्मल ड्रिंक रखवा दी थी ताकि बाद में किसी को शक ना हो। पूरा काम करने के बाद मलिक आदमियों के साथ वहां से चला गया था। वही अरमान और कृषा अभी भी अंदर थे। अरमान ने अपने साथ में काफी सारी गन ले रखी थी क्योंकि वो नहीं जानता था कि अंदर का सिक्योरिटी सिस्टम किस हिसाब से है। जैसे ही वो थोड़ा नीचे उतरे अरमान ने अंदर की तरफ झांक कर देखा। वो एरिया ज्यादा बड़ा नहीं था, फिर भी वहां लगभग 15 के करीब गार्ड्स थे, जो अलार्म बजने पर अलर्ट पोजीशन में थे।
पहले वहां ह्यूमन सिक्योरिटी नहीं थी, लेकिन जब से अरमान ने पहले पड़ाव पर कब्जा किया था तब से मिस्टर सिंघानिया ने कुछ गार्ड्स को अंदर निगरानी की जिम्मेदारी सौंप दी। उन्हें देखकर कृषा ने डरते हुए दबी आवाज में कहा, चलो ना अरमान, यहाँ से चलते हैं, ये लोग हमें मार देंगे। अरमान ने कृषा की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वो वहीं पर उसका हाथ पकड़कर उनकी बातें सुनने लगा। उनमें से एक गार्ड बोला, 10 मिनट पहले अलार्म बजा था, अब तक कोई नहीं आया। हम बेवजह इस अजीब बंद कमरे में पिछले 1 महीने से सड़ रहे हैं। अलार्म बजा है तो जरूर कोई बात है। तुम्हें इरिटेट होने का सैलरी नहीं मिलती। दूसरे ने उसे डांटा और सीढ़ियों की तरफ देखने जाने लगा। उसके उस तरफ आने की आहट सुनकर अरमान अलर्ट हो गया। वो 2 लोग वहां आ रहे थे। जैसे ही वो सीढ़ियों की तरफ मुड़ा, अरमान ने उसके मुंह पर हाथ रखा और उसकी गर्दन पकड़कर मोड़ दी। दूसरा गार्ड हरकत में आता उससे पहले अरमान ने उसके माथे के बीचों बीच गोली मारी। उसे चिल्लाने का भी मौका नहीं मिला। अरमान ने फिर झुककर बाहर की तरफ देखा तो वहां 4 गार्ड थे। वहीं से उसने दोनों हाथों में गन लेकर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। साइलेंसर लगे होने की वजह से भले ही बुलेट की आवाज न आ रही हो, लेकिन जिसे भी गोली लग रही थी वो चिल्ला रहा था। इसी के साथ बाकी गार्ड्स अलर्ट हो गए। वो जवाब में उनके ऊपर गोली चला रहे थे, लेकिन उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी थी और कृषा उसके पीछे थी। अरमान ने देखते ही देखते उन बचे हुए गार्ड्स का खात्मा कर दिया। अरमान ने तो बिना किसी डर के ये जंग जीत ली थी, लेकिन इतना सब कुछ देखने के बाद कृषा डर से बेहोश हो चुकी थी। अरमान ने कृषा को देखकर गहरी सांस लेकर छोड़ी और कहा, अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करता और तुम इन 7 पड़ावों तक पहुंचाने की चाबी नहीं होती तो बाय गॉड इन लोगों से पहले मैं तुम्हारी जान लेता। कृषा सिंघानिया। अरमान ने आइज रोल की और कृषा को अपनी गोद में उठाया। उसे इस वक्त कृषा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अरमान कृषा को लेकर आगे पहुंचा तो वहां एक बड़ी सी कांच की सेफ बनी हुई थी, जिसके बीच में 10 डायमंड सिक्योरिटी के साथ रखे हुए थे। ये कोई आम डायमंड्स नहीं थे, बल्कि वो रियल डायमंड्स थे, जिसकी कीमत अरबों डॉलर में थी। डायमंड्स के बारे में गवर्नमेंट तक को पता नहीं था। ये पुराने टाइम के बेशकीमती खजाने से चुराकर या स्मगल करके वहां पर रखा हुआ था। उन्हें देखकर अरमान के फेस पर स्माइल आ गई और उसने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता बाकी असेट्स में ऐसा क्या मौजूद है, लेकिन इन सबको मैं कब से पाना चाहता था। ये सच में बेशकीमती है, लेकिन इतने कीमती डायमंड्स को सिर्फ दूसरे पड़ाव में क्यों रखा गया? क्या आगे के पड़ाव और ज़्यादा मुश्किल होने वाले हैं या उनमें इससे भी महंगे असेट्स होंगे? अरमान उन्हें देखकर थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसके पास इतना टाइम नहीं था। अरमान को कृषा की रेटिना स्कैन करके लॉक खोलना था, लेकिन वो बेहोश थी। अरमान ने इधर उधर देखा तो उसे पानी की बोतल मिल गई। उसने कृषा पर पानी के छींटे डाले। वो होश में नहीं आई तो उसने पूरे पानी की बोतल उसके मुंह पर उड़ेल दी। इससे कृषा को होश आ रहा था। वो हड़बड़ाते हुए उठी। इससे पहले कि कृषा कुछ पूछती, अरमान जल्दी से बोल पड़ा, अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम्हारे सवालों का जवाब दे सकूं। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। बोलते हुए अरमान ने कृषा को उठाया और उसका चेहरा सैफ के डोर के आगे कर दिया। जल्द ही दरवाजा खुल चुका था। फिर उसने कृषा के फिंगरप्रिंट से मैन सैफ का दरवाजा खोला। अरमान ने जल्दी से डायमंड्स को चेक किया, फिर उसके बॉक्स को उठा लिया। इसे हम अपने साथ लेकर क्यों जा रहे हैं? पिछली बार तो हमने सब कुछ वहीं पर छोड़ा था। कृषा ने हैरानी से पूछा। क्योंकि पहले पड़ाव की सिक्योरिटी चेंज की जा सकती थी, इसकी नहीं की जा सकती है। मुझे इन्हें अपने साथ ही ले जाना होगा। अब चलो मेरे साथ, अरमान ने जवाब दिया। उसने कृषा का हाथ पकड़ा और उस पड़ाव का मैनन दरवाजा ढूंढने लगा। उसने देखा आगे चलने पर कुछ सीढ़ियां बनाई हुई थी जो ऊपर की तरफ जा रही थी। उन्होंने वो सीढ़ियां ली और थोड़ी दूर और आगे गलियारे में चले तो सामने एक बड़ा सा दरवाजा था, लेकिन वो बंद था। लगता है हम यहाँ फंस गए हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हम अंदर से ये दरवाजा खोल पाएंगे। कृषा ने उस दरवाजे की तरफ देखकर कहा। पहली बार अरमान को कृषा की बात में पॉइंट लग रहा था। वो दरवाजा बाहर से खुलता था और बाहर भी आदित्य सिंघानिया की टाइट सिक्योरिटी थी। ये सच था कि अरमान और कृषा अब अंदर फंस चुके थे। वहीं 1 घंटे कब के बीत चुके थे। मलिक को अरमान का ऑर्डर फॉलो करना ही था।
वो उसका वेट करना चाहता था लेकिन अरमान का ऑर्डर्स फॉलो करते हुए मलिक को वहां से जाना ही पड़ा। अरमान और कृषा दूसरे पड़ाव पर डायमंड्स के लिए आए हुए थे। उन्हें वो डायमंड्स तो मिल गए थे लेकिन वो दोनों सेकंड पड़ाव के बेसमेंट में फंस चुके थे। वहां से निकलने के दो रास्ते थे। पहला मंदिर के अंदर था जो अरमान ने पहले ही बंद करवा दिया था और दूसरा रास्ता ऊपर की तरफ जाकर एक बड़ा सा दरवाजा था। वह दरवाजा इस हिसाब से बनाया गया था कि उसे सिर्फ बाहर से ही खोला जा सकता था। अरमान और कृषा अंदर फंस चुके थे और बाहर निकलने का अब कोई रास्ता नहीं था। कृषा ने खुद को इस तरह की सिचुएशन में पहली बार पाया था। उसकी आंखें नम होने लगी थी और वो अरमान को इस तरह देख रही थी जैसे उसे फिर कभी अरमान का चेहरा देखने को नहीं मिलेगा। कृषा अरमान के पास आई और उसके गले लगकर बोली, मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारी बाहों में रहना चाहती हूँ। फिर मुझे यहाँ इस बंद कमरे में मौत भी आ जाएगी तो उसका गम नहीं होगा। कृषा की बात सुनकर अरमान ने आइज रोल की और उसे खुद से अलग कर दिया। अरमान ने कृषा को अपने दोनों हाथों से पकड़ा और उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं है। ये तुम्हारी प्रॉब्लम है लेकिन मुझे इतना अंडरस्टिमेट मत करो। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जब तुम मुझे इतना कम समझती हो। तुम्हें क्या लगता है कि ये सब मेरे लिए नया है या मुझे पहले से नहीं पता था कि यहाँ क्या खतरा हो सकता है? तुम्हारे लिए ये चीज़ नई हो सकती है कृष, मेरे लिए नहीं है। कृषा की इस तरह डिमोटिवेट होने पर अरमान को गुस्सा आ गया था। तो तुम बताओ हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? मुझे इस रास्ते के अलावा और कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ से बाहर गए तो भी बाहर मौजूद सिक्योरिटी हमें मार डालेगी, कृषा ने जवाब में कहा। अरमान ने कृषा को देखकर एविल स्माइल दी और सिर हिलाकर कहा, हम दोनों को नहीं सिर्फ मुझे। डोंट वरी, वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। कृषा ने चिल्लाकर पूछा, तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे बिना जी पाऊंगी? बोलते हुए कृषा रोने लगी। और सीरियसली तुम्हें अभी भी यही लगता है कि मैं मर जाऊंगा? कैसी वाइफ हो तुम? अपने पति के मरने के बारे में सोच रही हो? कहीं सच में रूहान खुराना के साथ रहने के बारे में तो नहीं सोच रही हो? कृषा पहले से ही परेशान थी। ऐसी सिचुएशन में अरमान गुस्सा करके उसे और डाउन नहीं करना चाहता था। उसने कृषा का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। अरमान ने कृषा के बालों को सहलाते हुए कहा, डोंट वरी, तुम्हें यहाँ से सही सलामत निकालकर लेकर जाऊंगा, पर अपना वादा मत भूल जाना। तुमने ट्रेनिंग लेने के लिए हाँ कही थी। मैं तैयार हूँ लेकिन मुझे तुमसे अलग नहीं रहना। क्या तुम मेरी एक विश पूरी करोगे? बोलते हुए कृषा अरमान से अलग हो गई। अरमान ने हाँ में सिर हिलाया तो कृषा ने धीरे से कहा, मुझे राणा मैंशन में पूरी फैमिली के साथ रहना है। प्लीज मेरी इस बात को मान लो। मुझे सबके साथ अच्छा लगता है। अच्छा, तो अब तुम्हें मान्या राणा के साथ में रहना है। दादू तो तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छे से पेश नहीं आते, फिर भी तुम्हें उस घर में रहना है? अरमान ने हैरानी से पूछा। कृषा ने उसकी बात पर हामी भरते हुए कहा, मान्या राणा को सबसे अलग कर दो तो मुझे बाकी लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कभी फैमिली के बीच में नहीं रही हूँ। प्लीज मेरी इतनी सी बात मान लो। ठीक है, हम मुंबई में रह सकते हैं लेकिन मेरे घर पर रहेंगे, ना कि राणा मैंशन में। अरमान ने जवाब में कहा। वो समझ सकता था कि लंदन में कृषा को कितना अकेलापन महसूस होता होगा। वहाँ अरमान के साथ उसने ज़्यादा टाइम नहीं बिताया था, फिर भी वो ज़्यादातर टाइम अकेली ही थी। कृषा ने नामे सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, तुम मेरी आधी अधूरी बात को नहीं मान सकते। मैंने तुम्हें राणा मैंशन में रहने के लिए कहा है तो हम वहीं पर साथ में रहेंगे और तुम मुझे हमारे फ्लो से निकलने की परमिशन भी दोगे। ठीक है, इस बारे में बाद में बहस कर लेंगे। पहले यहाँ से निकलने का रास्ता सोचते हैं। तुम रिलैक्स करके यहाँ बैठो। मुझे इस पूरी जगह को एक बार अच्छे से देखना होगा ताकि यहाँ से निकलने का रास्ता देख सकूं। अरमान ने बात को टालते हुए कहा। वो कृषा को वहाँ छोड़कर दूसरी तरफ जाने को हुआ, तभी कृषा उसके पीछे आते हुए बोली, मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूंगी। तुमसे दूर रहकर जान चुकी हूँ कि तुम्हारे बिना रहना मेरे लिए कितना मुश्किल है। ये टाइम रोमांटिक बातें करने का नहीं है कृष, प्रैक्टिकल होकर सोचने का है। चारों तरफ इधर उधर देखो, कहीं तो कोई ना कोई वेंटिलेशन एरिया बनाया हुआ होगा, वरना इस बंद जगह पर इतने लोग आराम से नहीं रह सकते। अरमान उस जगह को काफी गौर से देखते हुए चल रहा था। कृषा भी उसका साथ देने की कोशिश कर रही थी।
वहीं दूसरी तरफ वहां लगे सीसीटीवी कैमराज के जरिए ब्रेड और उसकी टीम को अरमान के डायमंड्स लेने की बात पता चल चुकी थी। अरमान अच्छे से जानता था वहां पर कैमरा लगे हुए हैं। उसने उन्हें जानबूझकर नहीं तोड़ा। ब्रेड ने कैमरा की तरफ देखकर कहा, वो लोग वहां पर फंस चुके हैं। यही सही मौका है जब मिस्टर सिंघानिया को कॉल करके उसे ट्रैप करना होगा। ब्रेड की बात खत्म ही हुई होगी कि उसने देखा अरमान कैमरा के सामने आया और एविल स्माइल दी। ब्रेड कुछ समझ पाता उससे पहले अरमान ने एक एक करके सभी कैमरा पर गोली मार दी थी और इसी के साथ ब्रेड का उस जगह से कनेक्शन टूट चुका था। ब्रेड जोर से चिल्लाकर बोला, नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता है। इस बार मैं उसे जीतने नहीं दूंगा। ये हमारे पास अच्छा मौका है जब वो वहां पर फंसा हुआ है। ब्रेड ने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और अमृता को कॉल किया। उसने दूसरे पड़ाव की सारी स्थिति के बारे में उसे बता दिया था। अमृता के साथ साथ आदित्य सिंघानिया भी उसकी बात सुन रहे थे। आदित्य सिंघानिया ने अमृता की तरफ देखा और फिर ब्रेड से कहा, कोई बात नहीं, अगर उसने कैमरा तोड़ भी दिए हैं, वो वहां पर फंस चुका है, इसलिए फ्रस्ट्रेशन में आकर कुछ भी कर सकता है। अमृता, तुम ऐसा करो, सिक्योरिटी टीम को कॉल करो और जल्दी से जल्दी वहां का दरवाजा खुलवाओ। याद रखना, कृषा को एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए। बाकी अरमान राणा की लाश मुझे हर्षवर्धन राणा के घर पर भिजवानी है। बोलते हुए आदित्य के चेहरे पर गुस्से के भाव थे। अमृता उनके इस डिसीजन से हैरान थी। भले ही अरमान ने सब कुछ गलत तरीके से किया होगा, लेकिन दूसरा सच ये भी था कि कृषा अरमान से प्यार करती थी और अब उन दोनों की शादी हो चुकी थी। कुछ भी करने से पहले अमृता ने आदित्य जी से पूछा, क्या उसे मारना सही होगा? हमें हमारे डायमंड्स वापस मिल जाएंगे और हम आगे की चीज सोच लेंगे, पर मारना सही डिसीजन नहीं है। आपने पार्टी में देखा होगा, कृषा उससे अटैच हो गई है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस लड़के का मेरी पोती के साथ में कोई रिश्ता नहीं है और ना ही कभी होगा। वो अभी उम्र में छोटी है, अपना सही गलत नहीं समझ पाती, तो हम बड़ों का फर्ज बनता है उसे समझाने का। उसे घर आने दो, फिर मैं उसे अपने तरीके से समझा दूंगा। तुम वही करो जो मैंने तुम्हें करने को कहा है। आदित्य सिंघानिया ने सख्त आवाज में जवाब दिया और वहां से चले गए। वो अपने फैसले पर अटल थे। अमृता को उनकी बात माननी ही पड़ी। उसने तुरंत हेड सिक्योरिटी को कॉल किया और दूसरे पड़ाव के दरवाजे के उस पार सबको सतर्क रहने के लिए कहा। अमृता और आदित्य भी तायान विलेज जाने के लिए निकल चुके थे। वही अरमान, कृषा अभी भी दूसरे पड़ाव में थे। उन्हें लगभग आधे घंटे हो गए थे वहां पर फंसे हुए और अरमान अच्छे से जानता था कि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है। वहां पर घूमकर हर एक चीज देखते हुए अरमान की नज़र वहां लगी एस बड़ी ई पर गई। उसने नोटिस किया कि वो जगह फुली एयर कंडीशनर्ड थी और इस तरह की जगह को मैनेज करने के लिए वेंटिलेशन की जरूरत होती है। अरमान दौड़कर सीढ़ियां चढ़कर ऊपर की तरफ गया तो उसे एक छोटे डिब्बे जैसा रोशनदान दिखाई दिया, जिसे वेंटिलेशन के लिए बनाया गया था। उसे देखकर अरमान के फेस पर इविल स्माइल आ गई। कृष, जल्दी से यहाँ आओ, रास्ता मिल गया है। अरमान ने कृषा को आवाज लगाकर बुलाया। कृषा जल्दी से दौड़कर ऊपर आई। वो वेंटिलेशन एरिया ज्यादा ऊपर नहीं बनाया हुआ था। अरमान ने उसके दरवाजे को तोड़ा और फिर कृषा को ऊपर उठाते हुए कहा, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है कृष, और जानता हूँ कि तुम्हें अंदर परेशानी होगी। तुम्हें बस क्रॉल करके अंदर जाना होगा। मैं तुम्हारे पीछे ही रहूंगा और हम जल्द से जल्द बाहर की तरफ पहुंच जाएंगे। लेकिन अरमान, मैं इतनी कम जगह में नहीं चल पाऊंगी। मैंने पहले ये कभी नहीं किया है। कृषा ने नम आंखों से अरमान की तरफ देखकर कहा। अरमान ने कृषा की आंखों में देखा और जवाब में कहा, जानता हूँ तुम्हारे लिए मुश्किल है, तुम्हें चोट भी लगेगी, पर मेरे लिए कर लो। मैं उनके आने का वेट भी कर सकता हूँ। अब तक उन्हें पता चल गया है तो उन्होंने सिक्योरिटी को बाहर भेज दिया होगा। मैं नहीं जानता बाहर कितने आदमी हैं। मैं उनका मुकाबला कर लूंगा, लेकिन ये मेरे लिए आसान नहीं रहने वाला। तो क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती? कृषा ने हमें सिर हिला दिया और फिर उसे छोटी सी सुरंग जैसी जगह में क्रॉल करने की कोशिश करने लगी। अरमान भी ऊपर चढ़कर उसके पीछे आ गया था। वो जगह बिल्कुल बंद थी और इतनी ज्यादा तंग कि उन दोनों को काफी दिक्कत हो रही थी। कृषा के दोनों हाथों और घुटनों में चोट लग चुकी थी। हालांकि अरमान आसानी से क्रॉल कर पा रहा था क्योंकि उसने पहले भी ये सब किया हुआ था। माफिया वर्ल्ड में आने से पहले उसकी हर तरह से ट्रेनिंग हुई थी।
अरमान अकेला उस सुरंग में होता तो वो उसे लगभग 15 मिनट में पार कर लेता, लेकिन कृषा के आगे होने की वजह से उन्हें वो उतनी सी सुरंग पार करने में 1 घंटे से भी ज़्यादा का टाइम लग गया था। बाहर मौजूद सिक्योरिटी पिछले 1 घंटे से अरमान की किसी हरकत का इंतजार कर रही थी। उन्हें लगा कि अरमान बाहर निकलने के लिए दरवाजा खटखटाएगा या फिर उसे गोली से खोलने की कोशिश करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सिक्योरिटी गार्ड कॉल के साथ अमृता से कनेक्ट था। उसने कॉल पर कहा, वो इतनी देर तक शांत बैठने वालों में से नहीं है, हमें अंदर जाकर देखना चाहिए। ठीक है चले जाओ, पर याद रखना अरमान को एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए और ना ही कृषा को, अमृता ने धीरे से जवाब में कहा। आदित्य सिंघानिया के कहने के बावजूद उसने अरमान को मारने के ऑर्डर नहीं दिए थे। हेड सिक्योरिटी गार्ड ने उसकी बात पर हामी भरी और उन्होंने तुरंत उसका दरवाजा खोला। दरवाजा खोलकर वो अंदर गए तो सबके सब हैरान रह गए। अंदर कोई नहीं था। उन्हें ढूंढते हुए जब हेड सिक्योरिटी गार्ड ऊपर की तरफ आया तो उन्हें वेंटिलेशन का गेट टूटा हुआ मिला। उससे वो समझ गया था कि अरमान वहां से निकल गया है। उसने सारी बात अमृता को बताई। अरमान और कृषा के भागने की बात सुनकर भी ना जाने क्यों अमृता को गुस्सा नहीं आ रहा था। फिर भी उसने सख्त आवाज में कहा, मुझे पता है कि वो रास्ता कहाँ पर खत्म होता है, वहां जाकर उन्हें ढूंढो। अमृता ने उन्हें दूसरे पड़ाव का पूरा नक्शा मेल कर दिया था। उसमें वो वेंटिलेशन एरिया कहाँ जाकर खत्म होता था वो उन्हें पता चल गया था। वो रास्ता दूसरे पड़ाव से 15 मिनट की ही दूरी पर था। सिक्योरिटी गार्ड अपने टीम के साथ भाग कर गए। उन्हें अरमान और कृषा वहां से जाते हुए दिखे। अमृता के मना करने के बावजूद सिक्योरिटी गार्ड ने अपने शार्प शूटर से उन्हें शूट करने को कहा और उसने जल्दबाजी में गोली चला भी दी थी। उसका निशाना बिल्कुल सटीक था। इतनी दूर से भी शूट करने के बावजूद उसका निशाना बिल्कुल सही लगा था। अरमान और कृषा दूसरे पड़ाव में से बाहर निकल चुके थे। वो वहां से कुछ दूर निकले ही थे कि आदित्य सिंघानिया की सिक्योरिटी टीम ने उनकी तरफ गोली चलाई। वो उनसे काफी दूर थे, फिर भी शार्प शूटर ने निशाना बिल्कुल सही जगह पर लगाया था। वो गोली अरमान के पैर पर आकर लगी थी। अरमान कुछ कदम लड़खड़ा गया। उसने पीछे की तरफ देखा, उसके चेहरे पर गुस्से के भाव थे। फिर उसने कृषा की तरफ देखकर कहा, यहाँ से सीधे दौड़कर जाओ, तुम हाईवे पर पहुंच जाओगी, वहां जाकर तुम्हें लिफ्ट मिल जाएगी, तुम सबवे स्टेशन पहुंचो, मैं आ जाऊंगा। अरमान को गोली लगते ही कृषा घबरा गई थी। वो ना में सिर हिलाकर बोली, नहीं, मैं तुम्हें अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, तुम्हें गोली लगी है, मैंने कहा जाओ यहाँ से कृष, मैं खुद को देख लूंगा, अगर ये हम तक पहुंचे तो तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। अरमान गुस्से में चिल्लाकर बोला। कृषा उसकी बात नहीं सुन रही थी। उसने अभी भी वहां से जाने से मना कर दिया। अरमान ने सामने की तरफ देखा तो पूरी टीम उनकी तरफ आ रही थी। अरमान ने कृषा के ड्रेस की तरफ देखा, जिसके कमर पर एक स्कार्फ जैसा कुछ बंधा हुआ था। अरमान ने उसे खोला और अपने पैर के बांध लिया। उसने अपने तरफ आ रहे कुछ लोगों की तरफ शूट किया। उनमें से 2-3 लोग को गोली लग भी चुकी थी और इससे उनका ध्यान बंट गया था। अरमान कृषा को लेकर वहां से जाने लगा। हालांकि उसे चोट लगी हुई थी, फिर भी वो अपनी तरफ से काफी तेज चलने की कोशिश कर रहा था। हेड सिक्योरिटी गार्ड ने अपने घायल गार्ड्स के पास मौजूद गार्ड्स से कहा, ये लोग अब बचेंगे नहीं, तो इन्हें बचाने के चक्कर में अरमान राणा को हाथ से मत जाने दो। उसे भी गोली लगी है, वो हमसे दूर नहीं भाग पाएगा। उसके ऑर्डर देने के साथ ही गोली लगे गार्ड्स को वहां पर छोड़कर बाकी के गार्ड्स अरमान के पीछे जाने लगे। वही अरमान उनसे थोड़ा और आगे जा चुका था। उसने रास्ते में अपना मोबाइल ऑन किया और कॉल कनेक्ट करते हुए किसी से चाइनीज लैंग्वेज में कहा, मैं अपनी लाइव लोकेशन भेज रहा हूँ, मुझे इमरजेंसी हेल्प की ज़रूरत है विदिन 5 मिनट्स। इतना कहकर कॉल कट हो गया। वो लोग इस वक्त एक खाली जगह पर थे, जहां आसपास छुपने का कोई रास्ता नहीं था। गहरी रात होने की वजह से वो अरमान और कृषा को आसानी से ढूंढ नहीं सकते थे। बस उसी का फायदा उठाकर वो दोनों उनसे बचे हुए थे। अरमान और कृषा कुछ दूर पहुंचे ही थे कि उनके पास से एक गाड़ी तेज गति से चलकर आई। दोनों जल्दी से उसमें बैठ गए और वहां से निकल गए। कृषा हैरानी से अरमान की तरफ देख रही थी। उसने पूछा, ये इतनी जल्दी हेल्प लेकर कैसे आ गया? तुम इसे पहले भी तो बुला सकते थे। मुझे एग्जैक्टली दूसरे पड़ाव के रास्ते के बारे में पता नहीं था।
फिर भी टेम्पल के आसपास के चारों डायरेक्शन में मैंने अपने आदमियों को सेफ्टी के लिए तैनात कर रखा था ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें बुला सकूं। मुझे नहीं पता था कि वो इतनी जल्दी हमारे पीछे आ जाएंगे, अरमान ने धीरे से जवाब में कहा। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि गोली लगने की वजह से उसे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए, कृषा ने अरमान के पैर की तरफ देखकर कहा। ऑफ कोर्स हम वहीं पर जा रहे हैं। मैं अपना ट्रीटमेंट करवाकर वापस आ जाऊंगा। तुम्हें उससे पहले यहाँ से जाना होगा। ये तुम्हें इंडिया में, अरमान बोल रहा था तभी कृषा ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा। तुम एनी टाइम मुझे ऑर्डर्स क्यों देते रहते हो? तुम्हें दिख नहीं रहा कि तुम्हें इतनी चोट लगी है और ऐसी हालत में तुम्हें इस तरह अकेले छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आगे से मुझे ऑर्डर देना बंद करो। मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, कोई गुलाम नहीं, कृषा ने काफी गुस्से में कहा था। अरमान ने कृषा की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस उसकी तरफ देख रहा था। पहली बार उसने कृषा को गुस्से में देखा था। कृषा और अरमान हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। वहां जाते ही अरमान का ट्रीटमेंट शुरू हो गया। सबसे पहले उसकी गोली निकाली गई और फिर उसके बैंडेज कर दिया गया था। अरमान की सर्जरी लगभग 2 घंटे तक चली। सर्जरी होने के बाद अरमान 1 मिनट भी हॉस्पिटल में नहीं रुका। वो वहां से प्राइवेट जेट में वापस मुंबई के लिए निकल चुका था। अंडस्को वही इतने करीब होकर भी सिंघानिया फैमिली के इतने काबिल गार्ड अरमान को नहीं पकड़ पाए थे। इस वजह से अमृता और आदित्य सिंघानिया गुस्से में थे। वो दूसरे पड़ाव पर पहुंच चुके थे और वहां से डायमंड्स गायब थे। उनका हेड सिक्योरिटी एजेंट ब्राड अभी भी उनसे कॉल पर कनेक्ट था। आदित्य सिंघानिया ने गुस्से में उससे कहा, ब्रैड तुम अब बूढ़े हो गए हो। अमृता ने तुम्हारी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी थी। बट सर आई ट्राइड माई बेस्ट। हर एक पड़ाव की चाबी वो इंसान अपने साथ लेकर घूम रहा है तो हम ऐसे में कुछ नहीं कर सकते हैं, ब्रैड ने जवाब दिया। उसकी बात सच भी थी। जब तक कृषा अरमान के साथ थी उसे कोई नहीं रोक सकता था। आदित्य सिंघानिया ने कुछ नहीं कहा और सीधे कॉल कट कर दिया। फिर उन्होंने अमृता की तरफ देखकर कहा, हमें कैसे भी करके कृषा को वापस हमारे पास लाना होगा। अगर यही रहा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। कृषा उससे प्यार करने लगी है। अब वो अपनी मर्जी से कभी हमारे पास वापस नहीं आना चाहेगी, अमृता ने जवाब दिया। अपनी मर्जी से नहीं आना चाहेगी तो जबरदस्ती भी लाया जा सकता है। जैसे जबरदस्ती करके वो उसे लेकर गया था वैसे ही हम उसे वापस लेकर आएंगे। कृषा उससे प्यार करने लगी है तो कुछ फीलिंग्स उसके दिल में भी कृषा के लिए होगी। मैं उसे खुश नहीं रहने दूंगा। वो माफिया किंग भले ही बन जाए लेकिन मेरी पोती उस लड़के के साथ कभी नहीं रहेगी, आदित्य सिंघानिया ने सख्ती के साथ कहा और फिर वहां से अमृता को अपने साथ बाहर आने का इशारा किया। पहले पड़ाव के साथ अब वो दूसरे पड़ाव को भी खो चुके थे। वहीं दूसरी तरफ शाम तक अरमान उन डायमंड्स के साथ मुंबई में अपने विला पहुंच चुका था। उसके पैर के गोली लगी हुई थी, इस वजह से एक बार डायमंड्स उसके साथ उसके घर पर ही थे। अरमान अपने रूम में आराम कर रहा था तो वही कृषा उसके लिए किचन में खाना बनवा रही थी। उसने ये काम पहले कभी नहीं किया था इसलिए मलिक उसके साथ था। मलिक ने महसूस किया कृषा काफी उदास थी। वो वहां पर खड़ी बस खाना बनने का इंतजार कर रही थी। कृषा से बात करने के लिए मलिक ने ही शुरुआत करते हुए कहा, उनकी चोट लगभग 10 दिनों में पूरी तरह ठीक हो जाएगी। गोली ज्यादा अंदर तक नहीं गई थी, बस कुछ टिश्यूज ही डैमेज हुए हैं। 1 महीने बाद वो पहले की तरह चलने फिरने लगेंगे। 1 महीने का टाइम बहुत होता है। मैं जानती हूँ आप लोगों का काम नहीं रुकेगा। आप उसे घर बैठकर भी मैनेज कर सकते हो पर उसे भी तो दर्द झेलना पड़ रहा है, कृषा ने उदास चेहरे के साथ कहा। उन्हें इस तरह की चोट पहले भी लग चुकी है तो आप उनके दर्द की फिक्र मत कीजिए। खाना बन गया है, आप लेकर जा सकती हैं और इस तरह परेशान चेहरे के सामने उनके सामने मत जाइएगा, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, मलिक ने कृषा को समझाते हुए कहा। मलिक ने कृषा के हाथ में खाने की ट्रॉली दी और उसे स्माइल करने का इशारा किया। कृषा खाने की ट्रॉली के साथ ऊपर रूम में पहुंची। अरमान उस वक्त एक मैगजीन पढ़ रहा था। कृषा के अंदर आते ही अरमान ने मैगजीन बंद कर दी और उसकी तरफ देखने लगा। कृषा ने महसूस किया अरमान की आंखों में कोई भाव नहीं था। कृषा ने अरमान के पास आकर पूछा, तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा है ना? शायद नीचे मलिक ने तुम्हें सब कुछ बता दिया होगा, उसके बावजूद तुम इस उतरे हुए चेहरे के साथ मेरे सामने आई हो।
मुझे ये सब नहीं पसंद है क्रिश। एक छोटी सी चोट से मैं मरने वाला नहीं हूँ। इतना आसान नहीं है डेविल की जान लेना, अरमान ने सिर हिलाकर कहा। कृषा ने अरमान को देखकर स्माइल पास की और फिर उसे खाना खिलाते हुए बोली, डॉक्टर ने तुम्हें स्पाइसी खाने से मना किया है, इसलिए ये थोड़ा फीका लगेगा तुम्हें। अरमान ने खाते हुए कहा, मुझे ऐसा खाना खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कुछ भी खा सकता हूँ, कैसी भी सिचुएशन में रह सकता हूँ, और तुम्हें भी ऐसा बना होगा क्रिश। हाँ तो मैं कब मना कर रही हूँ। तुम्हारे पैर के चोट लगी हुई है और हमें 1 महीना वेट करना होगा, कृषा ने जवाब दिया। वो खुश हो रही थी कि किसी भी बहाने से सही, लेकिन उसे 1 महीने का टाइम मिल गया था। कृषा के फेस पर स्माइल देखकर अरमान ने इविल स्माइल करते हुए कहा, क्या लगता है क्रिश, मेरी चोट लगने की वजह से तुम बच पाओगी? ऐसा नहीं होने वाला है। इनफैक्ट अब तो अच्छा है कि मैं अपनी आंखों के सामने तुम्हारी ट्रेनिंग देख पाऊंगा। क्या पता जानवी तुम्हारी बहन होने की वजह से तुम पर ज्यादा सख्ती ना दिखा पाए, लेकिन मेरे मामले में ऐसा कुछ नहीं है। अरमान की बात सुनकर कृषा ने मुंह बनाकर कहा, तुम बहुत बुरे हो अरमान राणा, बट स्टिल आई लव यू। बोलते हुए कृषा अरमान के पास आई और उसके होठों पर हल्का सा किस किया। अरमान और कृषा काफी टाइम बाद अच्छे से बात कर रहे थे और क्लोज भी आ रहे थे। अब अरमान को कृषा के सामने बेरुखी का दिखावा भी नहीं करना पड़ रहा था। पिछले कुछ दिन कृषा के लिए थोड़े मुश्किल थे, तो अरमान ने उसे परेशान करते हुए कहा, एक बार फिर सोच लो, तुम्हें राणा मेंशन में रहना है या नहीं। मान्या राणा वहां तुम्हें परेशान करने की पूरी कोशिश करेगी और मैं उसके मामले में बीच में नहीं बोलने वाला। मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, किसी दिन मुझे मौका मिला तो अच्छे से जवाब दूंगी, कृषा ने मुंह बनाकर कहा। फिर उसे अर्जुन की याद आई, जो कि उनके वहां से जाने से पहले वहीं पर था और अब वहां दिखाई नहीं दे रहा था। कृषा ने अरमान की तरफ देखकर सीरियस चेहरा बनाया और पूछा, अर्जुन भैया कहाँ है अरमान? क्या तुमने उन्हें छोड़ दिया? क्या लगता है क्रिश, मुझे उन्हें छोड़ना चाहिए या नहीं? अरमान ने कृषा से ही पूछ लिया। कृषा ने कुछ पल सोचा और फिर जवाब में कहा, वो जैसे भी हो लेकिन मेरे भाई हैं, प्लीज उन्हें जाने दो। ठीक है, फिर कल सुबह उन्हें भेज दूंगा। अरमान ने तुरंत कृषा की बात मान ली। इस बात पर कृषा को भी बहुत हैरानी हुई। फिर उसने ज्यादा नहीं सोचा। खाना हो जाने के बाद कृषा ने वो ट्रॉली वहां से हटा दी और फिर वापस अरमान के पास आ गई। उसने अरमान के सीने पर अपना सिर रख रखा था और उससे बातें कर रही थी। अरमान कृषा के बालों से खेल रहा था, उसका ध्यान कृषा की बातों में बिल्कुल नहीं था। अरमान ने अपने मन में कहा, तुम्हारे गार्ड्स की हिम्मत कैसे हुई मुझे चोट देने की? आदित्य सिंघानिया, क्रिश से प्यार करता हूं तो इसका मतलब ये हो गया क्या कि तुम मुझे चोट पहुंचाओगे? जो चोट तुमने मुझे दी है, सूद समेत कल तक तुम्हारे पास वापस पहुंच जाएगी। अरमान के चेहरे के भाव भले ही नॉर्मल हो, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा था। वही अरमान के दिल में चल रही बातों से अनजान कृषा बातें करते हुए उसके सीने पर सो चुकी थी। कृषा के सोते ही अरमान ने धीरे से उसे बिस्तर पर लेटाया और फिर लंगड़ाते हुए वो नीचे आ रहा था। अरमान और कृषा दूसरे पड़ाव से वापस अपने घर लौट चुके थे। अरमान को पैर में गोली लगी थी, इस वजह से डॉक्टर ने उसे 1 महीने के रेस्ट के लिए कहा था। उसके बावजूद अरमान कृषा के सोने के बाद कमरे से बाहर निकला और नीचे जा रहा था। और नीचे जाते हुए उसने मलिक को मैसेज करके लिविंग रूम में आने के लिए कहा था। अरमान का मैसेज मिलते ही मलिक तुरंत लिविंग रूम में आ गया था। अरमान लिविंग रूम में पहुंचा तब तक मलिक वहां आया हुआ था। नीचे आते ही अरमान काउच पर बैठते हुए बोला, अर्जुन सिंघानिया को कहाँ रखा है तुमने? आपको इस वक्त आराम करना चाहिए, मलिक ने जवाब में कहा। वो नहीं चाहता था कि अरमान इस वक्त थोड़ा सा भी स्ट्रेस ले। वही मलिक के इस तरह बात बदलने पर अरमान ने सर्द निगाहों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम अच्छे से जानते हो कि मुझे बात का टालना पसंद नहीं है। जो पूछा है उसका सीधे सीधे जवाब दो। मलिक ने अपनी नज़रें नीचे करके कहा, वो नीचे बेसमेंट में है लेकिन मैं उसे हैंडल कर लूंगा। आपको इस वक्त सो जाना चाहिए। आगे अरमान कुछ नहीं बोला। वो उठकर बेसमेंट की तरफ जाने लगा। मलिक उसके पीछे आ रहा था। अरमान ने बिना उसकी तरफ देखे तेज आवाज में कहा, तुम्हें मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है। इस तरह की चोट मुझे पहले भी लग चुकी है और ये छोटी मोटी चोट मेरा काम नहीं रोक सकती। जानता हूँ सर, लेकिन 2 दिन तो रेस्ट कर लीजिए।
मलिक ने अरमान को समझने की कोशिश की लेकिन अरमान ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और वहां से चला गया। उसके जाने के बाद मलिक वहां पर खड़ा उसे जाते हुए देख रहा था। उसने धीरे से बड़बड़ा कर कहा, बस मुझे इनकी यही आदत बिल्कुल पसंद नहीं है। हर बार चोट लगने के बाद भी खुद को रास्त नहीं देते हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता लेकिन वो कर सकती है। मलिक अच्छे से जानता था अरमान को कैसे रोकना है। वो यहाँ कृषा के बारे में बात कर रहा था। कृषा के पास मोबाइल नहीं था इसलिए मलिक ने अरमान के रूम के टेलीकॉम पर कॉल करना शुरू कर दिया। कृषा ने पहली बार में कॉल पिक नहीं किया क्योंकि वो गहरी नींद में थी। दूसरी बार कॉल आने पर कृषा ने मलिक का कॉल पिक कर लिया था। आई एम सो सॉरी कि मुझे इस वक्त आपको जागना पड़ रहा है मैम। वो एक्चुअली मैंने ये पूछने के लिए कॉल किया था कि सर ने दवाइयाँ ले ली थी क्या? मलिक ने अनजान बनते हुए पूछा। वो जानता था कि उठने के बाद कृषा जरूर अरमान को देखेगी और अपने पास न होने पर उसे ढूंढते हुए नीचे आएगी। कृषा अभी भी नींद में थी। उसने चिढ़ते हुए कहा, ये बात तुम उसके मोबाइल पर कॉल करके भी तो पूछ सकते थे ना। मुझे नींद से जागने की क्या जरूरत थी? मैं सो रही थी और वो भी सो रहा है। इसका मतलब दवाइयाँ ले ली होगी ना। तुम क्या उसके बेबी सिटर हो जो एनी टाइम उसके आगे पीछे घूमते रहते हो? अपनी बात कहकर कृषा ने मालिक के जवाब का भी वेट नहीं किया और कॉल कट कर दिया। मलिक को लगा उसके कॉल करने के बाद कृषा अरमान से बात जरूर करेगी लेकिन कृषा ने मलिक की बात को पूरी तरह इग्नोर किया और वापस सो गई। वही अरमान बेसमेंट में पहुंचा। वहां पर अर्जुन बंधा हुआ था। अर्जुन सो रहा था लेकिन अरमान ने एक झटके के साथ दरवाजा खोला तो उसकी नींद टूट गई। अरमान ने अंदर जाकर लाइट्स ऑन की। वो बेसमेंट काफी बड़ा था जहां कुछ पुराना फर्नीचर और अलमारियां रखी हुई थी। बेसमेंट को स्टोर रूम के रूप में काम में लिया जा रहा था फिर भी उसे अच्छे से मैनेज किया हुआ था। अरमान लंगड़ाते हुए अर्जुन के पास से पहुंचा। वहीं उसे इस हाल में देखकर अर्जुन के फेस पर हल्की स्माइल आ गई। अरमान अर्जुन के पास आया तो अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है काफी अच्छी खातिरदारी की है तुम्हारी ससुराल वालों ने। अरमान ने भौहें उठाकर अर्जुन की तरफ देखकर कहा, मेरा मजाक उड़ा रहे हो तुम? कोई बात नहीं, तुम अभी अरमान राणा को अच्छे से जानते नहीं हो। मुझे किसी का गिफ्ट रखने की आदत नहीं है, सो रिटर्न गिफ्ट देना तो बनता है। बोलते हुए अरमान के फेस पर एविल स्माइल आ गई। अरमान की बात सुनकर अर्जुन के चेहरे की स्माइल गायब हो गई। वो समझ गया था अरमान यहाँ किस इरादे से आया है। उसने सिर हिलाकर कहा, नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। और मैं ऐसा क्यों नहीं करूँगा? अरमान ने कंधे उचकाकर पूछा। अर्जुन ने हड़बड़ाते हुए कहा, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं माफिया में नहीं हूँ और ना ही मेरी बहन। तुम हम दोनों से बदला नहीं ले सकते हो। लिसन अरमान, अर्जुन बोलते हुए रुक गया। उसकी आंखें डर से बड़ी हो गई थी क्योंकि अरमान के हाथ में बड़ा सा चाकू था। अरमान ने अर्जुन की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारी आंखों में डर साफ तैर रहा है अर्जुन सिंघानिया। क्या हुआ, अभी से डर गए? थोड़ी देर पहले तो मेरा मजाक उड़ा रहे थे। बोलते हुए अरमान अर्जुन के सामने बैठ गया। अर्जुन उसे कुछ कहता उससे पहले अरमान ने चाकू उसके पैर में घोंप दिया। अर्जुन जोर से चिल्लाए, कृषा, कृषा, लगता है सच में बहुत प्यार है। अरमान ने अर्जुन के चेहरे को देखकर कहा। फिर उसने अर्जुन के पैर की तरफ देखा तो वहां से खून निकल रहा था। उसने जानबूझकर ज्यादा गहरा कट नहीं दिया था। अर्जुन ने कांपती आवाज में कहा, तुम मेरे घर वालों का बदला मुझसे क्यों ले रहे हो? मैं तो उनके साथ तक नहीं रहता। तुम मुझसे बदला ले रहे हो, इसका मतलब कृषा को भी नुकसान पहुंचाते होंगे। अर्जुन की बातों का मानो अरमान पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बेपरवाही से बोला, वो अब मुझसे जुड़ी हुई है और मेरी वाइफ है। हाँ, शादी से पहले मैंने उसे थोड़ा बहुत टॉर्चर किया था पर इतना चलता है। इससे वो स्ट्रांग बनेगी। स्ट्रांग बनने से याद आया, तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है। कृषा ने ट्रेनिंग लेने के लिए हाँ कह दी है। तुमने अब तक यही कोशिश की है कि कृषा को माफिया वर्ल्ड से दूर रख सको, लेकिन देखो ना होनी को कौन टाल सकता है। वो इस दुनिया से उस वक्त ही जुड़ गई थी जब तुम्हारे पेरेंट्स ने सातों पड़ाव के पासवर्ड उसी के रेटिना और फिंगरप्रिंट के हिसाब से सेट किए थे। वो बहुत मासूम है, तुमसे प्यार करने लगी है तो तुम इस बात का फायदा उठा रहे हो। अर्जुन ने गुस्से में कहा, फायदा नहीं उठा रहा, बस थोड़ा बहुत मैनिपुलेट कर रहा हूँ। अरमान ने इविल स्माइल के साथ कहा।
फिर उसने मलिक को कॉल करके वहां बुलाया। मलिक के वहां आते ही अरमान ने कहा, अर्जुन सिंघानिया को सिंघानिया मेंशन तक पहुंचा दो। बोलते हुए अरमान ने अर्जुन की तरफ देखा और फिर आगे कहा, हॉस्पिटल इसलिए नहीं भेज रहा क्योंकि तुम खुद एक डॉक्टर हो और अपना ट्रीटमेंट कर सकते हो। वैसे भी चोट गहरी नहीं है। तुम्हें इसके लिए अपने घर वालों को थैंक्स कहना चाहिए कि गोली ज्यादा दूर तक नहीं पहुंची। जितनी दूर तक मेरे पैर में गोली लगी थी, मैंने तुम्हें इतना ही घाव दिया है। जितनी देर बाद मुझे ट्रीटमेंट मिला था, उतनी ही देर बाद तुम्हें भी मिल जाएगा। किसी को किस हिसाब से सजा देनी है ये अरमान अच्छे से जानता था। उसने अर्जुन के साथ वही किया जो उसके साथ हुआ था। अरमान के ऑर्डर्स फॉलो करते हुए मलिक अर्जुन को खोलने लगा और फिर उसे अपने कंधे का सहारा देकर बाहर लेकर गया। उनके जाते ही अरमान वापस कमरे में आ गया था। उसने देखा कृषा गहरी नींद में सोई हुई है। फिर अरमान की नज़र इंटरकॉम पर पड़ी। कृषा नींद में थी इसलिए उसने ठीक से रिसीवर भी नहीं रखा था। अरमान ने इंटरकॉम को देखकर गहरी सांस लेकर छोड़ी और सिर हिलाकर कहा, बहुत बड़ा बुरा आइडिया था मलिक। अगर ये सक्सेसफुल हो जाता तो फिर मैं तुम्हारे साथ क्या करता। इसका आइडिया भी तुम्हें अच्छे से है। अरमान ने ज्यादा देर नहीं सोचा और बेड पर आकर लेट गया। वैसे भी थोड़ी दूर चलने के बाद उसके पैरों में दर्द होने लगा था। उसने कुछ मेडिसिन्स ली और फिर सो गया। अंडस्को लगभग 2 घंटे बाद मलिक अर्जुन को सिंघानिया मेंशन में पहुंचा चुका था। मिस्टर सिंघानिया और अमृता अभी तक चाइना से लौटे नहीं थे। उनके घर में रूहान खुराना अकेला था। मलिक ने अर्जुन को गाड़ी से बाहर धकेला और फिर वहां से चला गया। गाड़ी से बाहर आते ही अर्जुन जैसे तैसे करके अंदर गया। अर्जुन ने अंदर आते ही रूहान को जोर से आवाज लगाई, रोहन, रोहन वेयर आर यू। रोहन को उसके चिल्लाने की आवाज सुनाई नहीं दी, लेकिन उनके यहाँ नाइट शिफ्ट पर मौजूद गार्ड ने उसकी आवाज सुन ली थी। वो उसके पास मदद करने के लिए दौड़कर आया और कहा, मिस्टर खुराना अपने रूम में सो रहे हैं, आप कहो तो मैं उन्हें जगा दूं। तुम मुझसे पूछ रहे हो जगाने के लिए, जाकर जगाओ उसे। देख नहीं रहे मेरी हालत खराब है। अर्जुन गुस्से में उस पर चिल्ला कर बोला। गार्ड ने उसकी बात पर हामी भरी और तुरंत रोहन को जगाकर लेकर आया। रोहन ने जब अर्जुन की ये हालत देखी तो वो भी हैरान रह गया। तुम्हारी ये हालत किसने कर दी और तुम 2 दिन से कहाँ गायब हो? पार्टी के रात से ही मैंने तुम्हें नहीं देखा। आखिरी बार तुम उस अरमान के आदमी के साथ थे। अर्जुन को उस तरह देखकर रोहन ने उससे काफी सारे सवाल पूछ डाले। अर्जुन को इस वक्त कुछ नजर नहीं आ रहा था। उसे पैर में भयंकर दर्द हो रहा था। वो गुस्से में रोहन पर चिल्लाकर बोला, तुम्हें देख नहीं रहा मेरे पैर में खून आ रहा है? जाकर मेरे रूम से मेडिकल किट लेकर आओ या फिर मुझे अपने कमरे तक पहुंचा दो। ठीक है, मैं मेडिकल किट लेकर आता हूँ, रोहन ने कहा और फिर अर्जुन के कमरे में गया। कुछ ही देर में वो मेडिकल किट के साथ में नीचे पहुंचा। मेडिकल किट आते ही अर्जुन ने सबसे पहले अपनी चोट को ट्रीट किया। उसने बैंडेज करने के बाद में खुद को इंजेक्शन लगाया और कुछ दवाएं ली ताकि अपने दर्द को थोड़ा कम कर सके। अर्जुन को जब थोड़ा बेहतर लगने लगा तो उसने रोहन की तरफ देखा और कहा, जब तुम्हें पता था कि मैं अरमान राणा के आदमी के साथ हूं तो तुमने मुझे अकेला छोड़ा ही क्यों? यू नो वॉट, तुम्हारी इसी बेवकूफ़ी की वजह से मुझे 2 दिन तक सफ़र करना पड़ा। ऊपर से उसने मेरा ये हाल कर दिया। कभी कभी मुझे लगता है कि दादू और अम्मू बिल्कुल ठीक कहते हैं। पता नहीं क्या सोचकर मैंने तुम्हें कृषा के लिए चुना। तुमसे अच्छा तो वो अरमान राणा है। एटलीस्ट वो मेरी बहन को प्रोटेक्ट कर सकता है। वो चाहे जैसा भी हो लेकिन उसके आगे कोई भी टिककर खड़ा नहीं हो सकता। अर्जुन के मुंह से अरमान की तारीफ सुनकर रोहन को भी गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठियां बांध ली, लेकिन वो इस वक्त उस पर गुस्सा कर नहीं सकता था। अगर रोहन अर्जुन की बात का जवाब देता तो उसे पता चल जाता है कि रोहन का असली चेहरा क्या है। रोहन ने अपने चेहरे एक्सप्रेशंस को नॉर्मल किया और फिर जवाब में कहा, अगर तुम्हें वही अच्छा लगता है तो फिर बार बार इस बात की शिकायत क्यों करते रहते हो कि कृषा माफिया वर्ल्ड के लिए नहीं बनी हुई है? ठीक है, मैं रहने देता हूँ। कृषा को उस अरमान राणा के साथ में भेज दूंगा और खुद यहाँ से चला जाता हूँ। फिर बाद में रोते हुए मेरे पास मत आना। रोहन अर्जुन को अच्छे से जानता था और उसने उसके बिल्कुल ठीक जगह वार किया था। अपनी बात कहकर रोहन वहां से जाने को हुआ, लेकिन अर्जुन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, ठीक है, मैं गुस्से में भूल गया था।
पर तुम भी इतना शरीफ मत बने रहो, सब पर ट्रस्ट मत करो। अगर तुम इतने ही सॉफ्ट रहे तो हम अरमान के खिलाफ कुछ नहीं कर पाएंगे। वो बहुत पावरफुल है। ये बात मैं भी जानता हूँ। वो बहुत पावरफुल है, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता। लीगली मैं और कृषा शादीशुदा है और वो हम दोनों को अलग नहीं कर सकता। रजिस्ट्रेशन पेपर्स आने के बाद में उन्हें कोर्ट में सबमिट करके नया केस फाइल कर दूंगा। बस कुछ दिनों की बात है, फिर कृषा हमारे पास वापस आ जाएगी। रोहन ने उसे काफी पॉजिटिविटी के साथ जवाब दिया। रोहन की बातों से अर्जुन को याद आया कि अरमान को इस बारे में पता चल चुका था और उसने कृषा को भी बता दिया था। कृषा के चेहरे पर खुद के लिए गुस्सा और नफरत देखकर अर्जुन के चेहरे पर मायूसी थी। उसने रोहन की तरफ देखकर धीरे से कहा, उन्हें इस बारे में पता चल चुका है, यहाँ तक कि कृषा को भी। उसे सब सच पता लगने के बाद उसका रिएक्शन नॉर्मल नहीं था। तुम्हें इन सब चीजों के लिए तैयार रहना होगा। फिलहाल के लिए रिएक्शन नॉर्मल नहीं था क्योंकि वो मुझसे पहले नहीं मिली है। चिंता मत करो, मैं उसे अच्छे से संभाल लूंगा। रोहन ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखकर कहा। फिर उसने बात को बदलने के लिए आगे कहा, तुम ठीक नहीं लग रहे हो, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए और मैं चाहता हूँ इस बारे में तुम अपने दादू और अमृता जी को भी बता दो। अरमान ने जो भी किया है उसके बाद शायद वो हमारा साथ दे दे। ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगा। दादू और अम्मू अरमान को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन उन्हें तुम भी कुछ खास पसंद नहीं हो। लगता है वो घर पर नहीं है, उनके आने पर बात करते हैं। अर्जुन ने जवाब दिया और फिर वहां से सोने के लिए चला गया। रोहन ने भी इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा क्योंकि अब उसके पास कृषा और उसकी शादी के पेपर्स आ गए थे। भले ही अरमान उससे ज्यादा पावरफुल था, लेकिन उसके पास ट्रम्प कार्ड था। उसका ट्रम्प कार्ड कृषा और उसकी शादी के रजिस्ट्रेशन पेपर थे। अब अरमान राणा तो क्या, आदित्य सिंघानिया भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। अगली सुबह अरमान ने कृषा को जल्दी जगा दिया था। वो कृषा को लेकर राणा मेंशन जा रहा था। कृषा को लग रहा था कि अरमान उसे राणा मेंशन इसलिए लेकर जा रहा है क्योंकि उसने वहां रहने की इच्छा जताई थी, जबकि सच कुछ और ही था। ये उसे राणा मेंशन जाने के बाद पता चलना था। अरमान के पैर में चोट लगे होने की वजह से कृषा ही ड्राइव कर रही थी। उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट देखकर अरमान ने जानबूझकर उसे सच नहीं बताया।